हाँ बेटा, नमस्कार। मैं त्रिलोकीनाथ। और लास्ट वीडियो में कहाँ तक हो गया था? कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप हो गया था। अब हमें देखना है कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप का महत्व, है ना? क्या महत्व है देखते हैं। कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप का महत्व। ठीक है, तो क्या महत्व है इसका? फर्स्ट पॉइंट, पहला महत्व क्या है कि दोनों आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल है वो क्या है? दोनों एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, और बराबर है ना? क्या देखने को मिल रहा है कि जो दोनों आवेश हैं उनके मध्य जो लगने वाला बल है वो बराबर, यानी एक जो दूसरे पर लगा रहा है, पहला जो दूसरा पहले पे जो लगा रहा है और दूसरे पे जो पहला बल लगा रहा है। ठीक है, दोनों बल क्या है? बराबर है और विपरीत दिशा में है। तो यहां से क्या पता चल रहा है? ये जो सदिश रूप है ये क्या बता रहा है कि आपका जो कूलाम का नियम है ये न्यूटन के तीसरे नियम की पालना करता है ना, न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है ना? तो आपके जो दोनों बल हैं कौन कौन आए थे? एक वेक्टर F12 और एक वेक्टर F21, है ना? ठीक है, वेक्टर F12 क्या था? आवेश Q2 के द्वारा आवेश Q1 पर लगाया गया बल था, और वेक्टर F21 क्या था? आवेश Q2 पर Q1 के द्वारा लगाया गया बल। बराबर, ये दोनों क्या है? फिर परस्पर एक युग्म बनाएंगे। कौन सा? प्रतिक्रिया युग्म, है ना? पहला पॉइंट क्या है कि जो दोनों आवेश हैं, दोनों आवेशों द्वारा एक दूसरे पर आरोपित बल है ना? दोनों आवेशों द्वारा एक दूसरे पर आरोपित बल क्या है भैया? बराबर व विपरीत, है ना? तो इसका मतलब क्या है? इस प्रकार कूलाम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम, है? कौन सा नियम है? क्रिया प्रतिक्रिया का पालन करता है ना? कूलाम का नियम क्या है? न्यूटन के तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया या एक्शन रिएक्शन का पालन कर रहा है ना? बराबर, प्रकृति में कोई भी बल अगर मौजूद होता है तो उसका विपरीत बल हमेशा मौजूद रहता है ना। ये तो तृतीय नियम कहता है न्यूटन का। कोई भी एग्जांपल देके देख लो, है ना? अगर आप मान लीजिए कहीं खड़े हुए हैं तो आपका भार कहाँ लग रहा है? नीचे, धरती। मान लो धरती पे खड़े हो तो आपका भार नीचे धरती के केंद्र की तरफ लग रहा होगा, और उस धरती की सतह द्वारा उतना ही बल विपरीत दिशा में रिएक्शन के फलस्वरूप आपको मिल रहा होगा, तभी आप रुके हुए हैं, है ना? तो नेचर में कोई भी जो बल होता है वो हमेशा एक्शन, मतलब एक बल अगर है तो उसके विपरीत दिशा में उतना ही दूसरा बल मौजूद होता है। ठीक है, तो ये कूलाम का नियम तृतीय नियम का पालन कर रहा है ना?
क्योंकि एक आवेश दूसरे पर जितना बल लगा रहा है एक दिशा में, दूसरा आवेश पहले पर उतना ही बल उसके विपरीत दिशा में लगा रहा है। ठीक है, पालन करता है। अतः बल वेक्टर F12 व वेक्टर F21 क्या बनाते हैं? एक क्रिया प्रतिक्रिया युग्म बनाते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया युग्म बनाते हैं। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है? जो आपके बल हैं F12 और F21 क्या है? ये दोनों बराबर हैं और एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक है, और दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो अनुदिश कार्य कर रहे हैं इसका मतलब क्या है? वो किसी एक ही बिंदु से दोनों चल रहे हैं। कोई ये आपका क्या था? Q1 था, रफली फिगर बना लेता हूं। Q1 और ये Q2 था, है ना। ये लग रहा था वेक्टर F12 और ये था वेक्टर F21, है ना। तो ये जो दोनों बल थे F1 और F2 ये बराबर और विपरीत थे, है ना। और ये इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही कार्य कर रहे थे। तो इनको हम क्या कह सकते हैं? केंद्रीय बल कह सकते हैं ना, क्योंकि ये किसी एक ही बिंदु पे एक्ट कर रहे हैं, बराबर एक ही सेंटर से लग रहे हैं दोनों तरफ विपरीत दिशा में। ठीक है, तो जो है बल आपके वेक्टर F12 व वेक्टर F21 बराबर बराबर तो है ही है, वह विपरीत दिशा में है ना। और ये कार्य कैसे कर रहे हैं? ये दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, है ना, कार्य करते हैं, है? इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? केंद्रीय बल, है ना। स्पष्ट है कि जो स्थिर वैद्युत बल है क्या होते हैं? केंद्रीय बल। केंद्रीय बल होते हैं। क्लियर है? सदिश स्वरूप का महत्व पता चल गया, है ना। दो पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या कहता है कि दोनों आवेशों पर आरोपित जो बल हैं वो बराबर व विपरीत हैं। इस प्रकार जो कूलाम का नियम है वो न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है ना। इस प्रकार जो दोनों बल हैं वो क्रिया प्रतिक्रिया युग्म बनाते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि जो दोनों बल हैं वो विपरीत दिशा में हैं और दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य कर रहे हैं, है ना। इससे क्या पता चल रहा है कि आपका जो स्थिर वैद्युत बल होता है वो केंद्रीय बल होता है। क्लियर है बेटा? अब अगले पॉइंट पे आएंगे। अब अगला पॉइंट क्या है? बहुल आवेशों के बीच बल। बहुल आवेशों के बीच बल और अध्यारोपण को, इसको क्या कहते हैं? अध्यारोपण का सिद्धांत।
ठीक है। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है भाई? जब कोई एक सिस्टम हो और उसमें क्या हो, एक से अधिक आवेश, है ना, कोई भी निकाय है और उसमें एक से अधिक आवेश हैं, तो उन एक से अधिक आवेशों में से कोई एक आवेश निश्चित कर लिया, है ना। तो किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के द्वारा जो लगने वाला वैद्युत बल है, वो सभी आवेशों के द्वारा उस आवेश पर लगने वाले वैद्युत बलों के वेक्टर योग के बराबर होता है, और इसी को क्या कहते हैं? अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, क्या है, एक बार और सुनिए। कोई भी निकाय है ना, यानी कोई सिस्टम है, इसमें क्या है, एक से अधिक आवेश, तो किसी एक आवेश पर जो लगने वाला वैद्युत बल होता है, वो उस आवेश पर अन्य सभी आवेशों द्वारा लगने वाले वैद्युत बलों के वेक्टर योग के बराबर होता है, और इसी को क्या कहते हैं? अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे? यदि एक निकाय है ना, निकाय यानी सिस्टम, यदि एक निकाय में एक से अधिक आवेश हो, है ना भैया, एक से अधिक आवेश हो, तो उनमें से किसी एक आवेश पर अन्य सभी आवेशों द्वारा लगने वाला वैद्युत बल, है ना, किसी एक आवेश पर अन्य सभी आवेशों द्वारा लगने वाला वैद्युत बल उस आवेश पर अन्य सभी आवेशों द्वारा लगने वाले वैद्युत बलों के वेक्टर योग के बराबर होता है। क्लियर है बात, है ना। कोई निकाय है, उसमें अगर एक से अधिक आवेश है, तो उनमें से किसी एक आवेश पर जो लगने वाला वैद्युत बल है अन्य आवेशों द्वारा, वो उस आवेश पर अन्य सभी आवेशों के द्वारा लगने वाले वैद्युत बलों के वेक्टर योग के बराबर होता है, और इसी को क्या कहते हैं? यही सॉरी यही अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है। और किसी एक आवेश पर जो लगने वाला वैद्युत बल है, वो अन्य जो आवेश उपस्थित हैं उनके द्वारा कोई भी प्रभाव उस पर नहीं पड़ता, है ना। तो यहां क्या लिख सकते हैं कि किसी एक आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल
अन्य आवेशों की उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होता है। क्लियर है इतनी बात? ठीक, अब इसको देख लेते हैं, है ना। डायग्राम बना लीजिए। है ना, कोई एक सिस्टम है, इसमें कई आवेश, मान लो ये आपका क्या है, Q1 है, और ये Q2 है, और ये आपका Q3 है, और ये इधर आपका Qn। ठीक है, कोई मूल बिंदु है भाई, ये है मान लीजिए, है ना, ये क्या है आपका मूल बिंदु। इससे मिला दो सबको, Q1 को मिला दो, Q2, Q3 और ये Qn, है ना। ऐसे मान लो n आवेश, बराबर। तो अब Q1 पे हम देखें कि बल क्या लग रहा है। तो Q1 पर Q2 के द्वारा जो बल लगेगा वो क्या होगा, वेक्टर F12 होगा, है ना। और ये क्या होगा, वेक्टर R12। ये Q2 के सापेक्ष Q1 का सदिश हो जाएगा, है ना, ये मूल बिंदु है आपका। और ऐसे ही Q3 के कारण Q1 पर जो लगने वाला वैद्युत बल है, ये क्या होगा, वेक्टर F13, बराबर। और ये हो जाएगा वेक्टर R13 हो जाएगा, है ना। Q3 के सापेक्ष Q1 का स्थिति विस्थापन, और ये आपका है Qn है। तो Q1 के द्वारा Q1 पे जो लगाने वाला वैद्युत बल है, लगने वाला, वो क्या होगा, वेक्टर F1n हो गया, है ना। ठीक है, तो ये आपका सिस्टम है। इसमें हम लिख लेंगे कि माना एक निकाय में Q1, Q2, Q3, डॉट 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 Qn आवेश है, बराबर। अब यहां देखो, Q1 का Q2 के सापेक्ष स्थितिक सदिश R12, ऐसे ही, है ना। और क्या है, वेक्टर R12 Q1 के Q1 का Q2 के सापेक्ष स्थिति विस्थापन, है ना। वेक्टर R13 क्या है, Q1 का Q3 के सापेक्ष स्थिति विस्थापन, है ना। ऐसे ही R1n क्या है, Q1 का
क्यू एन के सापेक्ष स्थिति विस्थापन। ठीक है, अब यहाँ Q1 पर Q2 के द्वारा लगाया गया वैद्युत बल, Q1 पर Q3 के द्वारा लगाया गया वैद्युत बल और Qn के द्वारा लगाया गया वैद्युत बल हम देख लेंगे। ठीक है, एक मिनट, आ जाइए बच्चा। अब यहाँ पे आवेश Q1 पर Q2 द्वारा लगाया गया वैद्युत बल क्या है, वेक्टर F12 क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R12 स्क्वायर और यूनिट वेक्टर R12 बराबर। ऐसे ही इसी प्रकार Q1 पर Q3 के द्वारा लगाया गया वैद्युत बल क्या होगा, ये आपका वेक्टर F13 ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q3 अपान R13 स्क्वायर यूनिट वेक्टर R13 बराबर। ऐसे ही Q1 पर Qn के द्वारा लगा वैद्युत बल क्या हो जाएगा, F1n बराबर 1/4πε0 Q1 Qn R1n का स्क्वायर यूनिट वेक्टर R1। ठीक है, अब जो Q1 पर परिणामी बल क्या हो जाएगा, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि जो अलग अलग बल लग रहे हैं उन सबका वेक्टर योग होगा, है ना। अतः Q1 पर परिणामी बल है ना, परिणामी बल क्या होगा, अगर हम वेक्टर F की बात करें तो ये हो जाएगा वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13 प्लस डॉट 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 वेक्टर F1n बराबर। तो वैल्यू पुट कर दीजिए। सब में क्या है, 1/4πε0 कॉमन है और अंदर क्या मिल रहा है, Q1 Q2 अपान R12 स्क्वायर यूनिट वेक्टर R12 प्लस Q1 Q3 अपान R13 स्क्वायर यूनिट वेक्टर R13 प्लस डॉट 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 प्लस Q1 Qn अपान R1n स्क्वायर यूनिट वेक्टर R1n बराबर, ये हो जाएगा। ऐसे ही अगर Q2 पर बात करें तो ऐसे ही Q2 पर जो लगने वाला परिणामी बल होगा इसी प्रकार मिल जाएगा, है ना। तो कैसे लिख सकते हैं उसको, इसी प्रकार Q2 पर है ना, अगर किसी और आवेश पे तो Q2 पे देख लें, इसी प्रकार Q2 पर लगा परिणामी बल क्या हो जाएगा, वेक्टर F है ना, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपान
R21 स्क्वायर यूनिट वेक्टर R21 प्लस Q2 Q3 अपॉन R21 स्क्वायर यूनिट वेक्टर R23 है ना, Q2 Q3 अपॉन R23 स्क्वायर यूनिट वेक्टर R23 प्लस डॉट डॉट डॉट, हाँ इधर लिख देता हूँ, प्लस डॉट 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 Q2 Qn अपॉन R2n स्क्वायर यूनिट वेक्टर R2n, है ना, ये हो जाएगा आपका। तो ये हो गया अध्यारोपण का सिद्धांत, है ना, बहुल आवेशों के बीच बल। क्लियर है? अब इसके आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। हाँ बेटा, तो आ जाते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या है? वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना, है ना। क्या है? वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना, है ना, कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। तो कोई भी दो आवेश हैं, उनके मध्य लगने वाला जो वैद्युत बल है या कार्य करने वाला जो वैद्युत बल है, उसकी तुलना उनके बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से की जा सकती है ना। अब वैद्युत बल और जो के गुरुत्वाकर्षण बल है, ये दोनों क्या है? दोनों केंद्रीय बल होते हैं, है ना, क्योंकि दोनों, वैद्युत बल क्या है? दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है, इसलिए केंद्रीय बल होता है। और जो गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण बल है, वो दोनों द्रव्यमानों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है, इसलिए वो भी केंद्रीय बल होता है ना। तो कोई भी दो आवेश जिनके मध्य वैद्युत बल कार्य कर रहा है, साथ ही साथ गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है, तो उसकी तुलना की जा सकती है। दोनों बल यानी वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल केंद्रीय बल होते हैं, और दोनों ही क्या है? जो आवेश के बीच की दूरी और द्रव्यमान के बीच की दूरी, यानी इनके बीच की जो दूरी है आवेशों के, उसकी बल के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, है ना। कैसे? वैद्युत बल क्या होता है? F 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना। दो आवेश है, कौन कौन? Q1 और Q2, है ना, ये R है। तो इनके मध्य जो लगने वाला वैद्युत बल है ना, वो आकर्षण का भी हो सकता है, प्रतिकर्षण का भी। वो डिपेंड करेगा कि आपके आवेश अगर समान चिन्ह के हैं तो प्रतिकर्षण लगेगा, विपरीत चिन्ह के हैं तो आकर्षण लगेगा। और इनके मध्य जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वो क्या होता है? G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, है ना। ये भी इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, और ये भी इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। जो दोनों बल हैं, ये क्या है? केंद्रीय बल हैं, और वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण दोनों बल निर्वात में भी क्रियाशील रहते हैं, ठीक है। इनके बीच अंतर क्या है? पहला अंतर अगर देखा जाए तो क्या अंतर है? आपका जो वैद्युत बल होता है वो आकर्षण का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण का भी हो सकता है, लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो हमेशा आकर्षण बल ही होता है, ठीक है। और इससे हमें क्या पता चल रहा है? कि आवेश दो प्रकार का होता है, लेकिन द्रव्यमान दो प्रकार का नहीं होता, एक ही प्रकार का होता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि वैद्युत बल आकर्षण अथवा आकर्षण या प्रतिकर्षण
सकते हैं। ऐसे लिखते हैं, वैद्युत बल आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों प्रकार के हो सकते हैं, है ना। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण का ही होता है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, आवेश दो प्रकार के होते हैं, और है ना, इससे स्पष्ट है, इससे स्पष्ट है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, परंतु द्रव्यमान नहीं, है ना। द्रव्यमान आपका एक ही प्रकार का होता है। सेकंड पॉइंट पे आओ, तो दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि जो वैद्युत बल है वो दोनों आवेशों के मध्य जो माध्यम है ना, दोनों आवेशों के मध्य जो स्थित माध्यम है उस पर निर्भर करता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल किसी भी माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट आपका क्या है, वैद्युत बल दोनों आवेशों के मध्य स्थित माध्यम पर निर्भर करता है, परंतु गुरुत्वाकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के मध्य स्थित माध्यम पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, वैद्युत बल आपका दोनों आवेशों के मध्य स्थित माध्यम पर निर्भर करेगा, और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के मध्य स्थित माध्यम पर निर्भर नहीं करता। क्लियर है। थर्ड पॉइंट क्या है, आपका जो वैद्युत बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में काफी प्रबल होता है। ठीक है, जो वैद्युत बल है, वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में अधिक प्रबल होता है ना। कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, अगर दो प्रोटॉनों के मध्य हम, है ना, अगर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें तो ये लगभग गुरुत्वाकर्षण बल का 10 की घात 34 गुना है, सॉरी 36 गुना। ठीक है, दो प्रोटॉनों के मध्य जो लगने वाला वैद्युत बल होता है वो उसके गुरुत्वाकर्षण बल का लगभग 10 की घात 36 गुना होगा। ठीक है, और यहीं अगर दो इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो और अधिक,
है ना। जो वैद्युत बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल का लगभग 10 की घात 43 गुना होता है। बराबर, ये बात क्लियर है। तो ये हो गया आपका वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। ठीक है, अब अगला पॉइंट है आपका कूलाम के नियम का महत्व, है ना। 1 मिनट। बेटा आ जाओ, अगला पॉइंट है आपका कूलाम के नियम का महत्व। तो क्या महत्व है भाई? कूलाम का जो नियम होता है वो ना ही बहुत बड़ी दूरियों, बल्कि बहुत बड़ी दूरियों से लेकर के बहुत छोटी दूरियों, यहां तक कि परमाणुवीय दूरियों, है ना। परमाणुवीय दूरियां कितनी? लगभग 10 की घात -10 से -11 मीटर तक होती है ना। इवन नाभिकीय दूरियों तक भी कार्य करता है ना। जो कूलाम का नियम है ये बड़ी दूरियों से लेकर बहुत छोटी दूरियों, है ना, इवन परमाणुवीय दूरियों, परमाणुवीय दूरियां, है ना, 10 की घात 10 से -11 मीटर तक, है ना। तथा नाभिकीय दूरियां, है ना। नाभिकीय दूरियां क्या होती हैं? 10 की घात -15 मीटर, इसी को फर्मी बोलते हैं ना। तो आपके जो कूलाम का नियम है वो बड़ी से बड़ी दूरियों से लेकर के छोटी से छोटी दूरियों और परमाणुवीय दूरियों, इवन नाभिकीय दूरियों तक भी कार्य करता है ना। तो इससे हमें क्या क्या पता चल जाता है? इससे किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल का तो पता चलता ही चलता है, साथ ही साथ किसी परमाणु के भीतर नाभिक के बाहर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य जो लगने वाला वैद्युत बल है, यानी वो किस प्रकार चक्कर लगा रहा है, उस लगने वाले बल को भी हम कूलाम के नियम की सहायता से उसकी व्याख्या कर सकते हैं या उसका ज्ञान हमें हो सकता है। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन बनकर नाभिक से क्या है, परमाणु की रचना करता है, उस बल का भी हमें पता चलता है। और एक से अधिक परमाणु मिलकर अणु की रचना करते हैं और कई सारे अणु मिलकर फिर पदार्थ की रचना करते हैं। तो इन सब बलों का भी हमें ज्ञान इसके द्वारा प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसकी व्याख्या हो जाती है। और अब दैनिक जीवन में गुरुत्वाकर्षण बल के अलावा आपको जो बल महसूस होते हैं वो एक्चुअली क्या होते हैं? वो सब वैद्युत बल ही होते हैं। ठीक है, अब नाभिक की बात करी कि नाभिक के अंदर भी आपका जो है कूलाम का नियम फॉलो करता है। अब नाभिक के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है। अब यहां तो भैया क्या है, नाभिक तो रहना ही नहीं चाहिए, उसका स्थायित्व तो खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन वहां नाभिकीय बल कार्य करते हैं। लेकिन ये कूलाम का नियम फिर भी कार्य करता है, वैद्युत बल लगता है, लेकिन नाभिकीय बल वैद्युत बल की तुलना में बहुत अधिक स्ट्रांग होता है, इसलिए नाभिक का स्थायित्व बना रहता है। लेकिन जैसे जैसे नाभिक का आकार बढ़ता है तो क्या होता है, नाभिकीय बल थोड़ा कमजोर हो जाते हैं ना, क्योंकि वो एक निश्चित दूरी के अंदर ही कार्य करते हैं। बराबर। अब जब नाभिक बड़ा होता जाता है तो क्या होता है, फिर उसका स्थायित्व कम हो जाता है ना। इसीलिए क्या होता है, जब भारी नाभिक होता है तो वो तत्व रेडियो एक्टिव तत्व होता है ना, उसका क्षय होते जाता है। और वो सबसे भारी अस्थाई जो तत्व है वो आपका क्या है, सीसा होता है। ठीक है, और शीशे से आगे जितने भी
बड़े नाभिक वाले तत्व हैं या बड़े, है ना, परमाणु क्रमांक वाले तत्व हैं, वो सब क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं और उनका रेडियो एक्टिव क्षय होकर के वो लास्ट में क्या बनते हैं, सब शीशे में बदलते हैं। इसीलिए प्रकृति में शीशे की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। तो ये बात क्लियर है ना, इसको लिख लेना अपने हिसाब से। अब है वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत बल रेखाएं, है ना, क्या है वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है। अब वैद्युत क्षेत्र क्या है भाई, है ना, कोई भी आवेश है, इसके आसपास जब कोई दूसरा आवेश आता है तो उस पर क्या लगता है, वैद्युत बल लगता है, या तो आकर्षण का होगा या प्रतिकर्षण का होगा, है ना। तो किसी आवेश के चारों ओर कोई निश्चित क्षेत्र होता है, उसी क्षेत्र में जब कोई दूसरा आवेश आएगा तभी उस पर बल का अनुभव होगा। अब मान लीजिए कोई आवेश है, इस आवेश से कोई आवेश बहुत सारा दूर पे है ना, बहुत दूरी पे है, 10-5 किलोमीटर दूर है, तो उस पर कोई बल लगेगा क्या वहां, ना, बिल्कुल नहीं। जब किसी आवेश के आसपास किसी निश्चित रेंज में जब दूसरा आवेश आएगा तभी उस पर वैद्युत बल कार्य करेंगे, है ना। तो वैद्युत क्षेत्र क्या है, किसी भी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश द्वारा वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जाता है, तो वो क्षेत्र क्या कहलाता है, उस आवेश या आवेश समुदाय का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्लियर है बात, किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वो क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश जब आ जाए तो उस पर वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव हो, ठीक है, तो उस क्षेत्र को उस आवेश या आवेश समुदाय का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब इस वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई स्वतंत्र आवेश चलने के लिए छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, तो वो उस पर एक बल लग रहा है ना, तो क्या करेगा, वो बल की दिशा में चलना प्रारंभ कर देता है ना। और अगर बल की दिशा भी निरंतर बदल रही होगी तो उसके चलने की दिशा भी बदल जाएगी, ठीक, इतनी बात क्लियर है ना। जब बल की दिशा बदल जाएगी तो क्या होगा, मान लीजिए सीधे जा रहा है तो उसका जो पाथ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। अब बल की दिशा बदल रही है तो उसकी जो गति की दिशा है वो भी बदल जाएगी, तो उस आवेश का मार्ग क्या होगा, वक्राकार होगा, सिंपल सी बात है ना। तो वैद्युत क्षेत्र समझ में आया। और जब कोई आवेश वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र चलने के लिए छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, वो बल की दिशा में चलना प्रारंभ कर देता है। और अगर बल की दिशा भी निरंतर बदल रही हो तो बल गति की दिशा भी बदल जाएगी और उस आवेश का मार्ग क्या होगा, वक्राकार हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं भाई, तो किसी भी वैद्युत क्षेत्र में कोई स्वतंत्र धन परीक्षण आवेश अगर चलने के लिए छोड़ दिया जाए स्वतंत्र रूप से, तो कोई आइसोलेटेड हो, है ना, विलगित हो और स्वतंत्र हो, ठीक है, उसको छोड़े तो वो जिस मार्ग का अनुसरण करता है वो क्या होती है, उसी को एक्चुअली हम कहते हैं वैद्युत बल रेखा, ठीक है। वैद्युत बल रेखा क्या है, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र धन परीक्षण आवेश को छोड़ दें, ठीक है, स्वतंत्र हो और पृथक्कृत हो, छोड़ दें तो क्या होगा, वो बल की दिशा में चलेगा और वो जिस मार्ग का अनुसरण करेगा उस मार्ग को ही क्या कहेंगे, वैद्युत बल रेखा कहेंगे, ठीक है। तो इसको परिभाषित कैसे करेंगे, वैद्युत बल रेखा को कैसे करेंगे, किसी भी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र जो जिस पर कोई स्वतंत्र धन परीक्षण आवेश, स्वतंत्र व पृथक्कृत धन परीक्षण आवेश
चलता है ना, या जिस पथ का अनुसरण करता है वो रेखा क्या होगी, वैद्युत बल रेखा होगी। ठीक है, आज अब इतना ही बेटा, आगे नेक्स्ट पार्ट में या नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आप सभी को धन्यवाद।